हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सर और आज मैं मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के उपस्थित हूं। आप वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइए, अंत तक देखिए। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2021 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, यह वीडियो उनके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो आज का जो वीडियो है यह साइंस से रिलेटेड है और जो मैट्रिक की परीक्षा में एक सब्जेक्ट साइंस का होता है 80 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो मैं 40 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक मॉडल सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और आज इस मॉडल सेट में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि 2021 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो मैट्रिक या परीक्षा आयोजित होती है हर साल फरवरी महीने में या मार्च महीने में, तो उसके लिए है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है। लेकिन आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है या फरवरी या मार्च में होने वाली है। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर सुरक्षित रह करके परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो परीक्षा की तैयारी में यह विशेष रूप से आपके लिए है विज्ञान विषय यानी साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें यह आपको मैट्रिक की परीक्षा में काफ़ी अच्छा अंक दिलवा सकता है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो लाल बटन है उसको टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो जब भी डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आज का यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह स्क्रीन रिकॉर्डर से आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। स्क्रीन पे आपको सारे प्रश्न दिखाई देंगे, उसके 4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्पों में से आपको सही जवाब बताना है और तुरंत यदि आपको नहीं आता है तो तुरंत हम उसका आंसर बताएंगे। उस आंसर को आपको एकदम आत्मसात कर लेना है और सभी आंसर का एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। प्रकाश तरंगे होती हैं, यानी प्रकाश तरंग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंगे किस तरह की होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी प्रकाश तरंगे एक ऐसी तरंगे हैं जिनके गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, तो इन तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो सही जवाब हुआ आपका बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश एक रूप है, प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए सही जवाब होगा आपका ए, ऊर्जा का। अगला, किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। हम सभी जानते हैं कि फोकस दूरी F बराबर होता है R/2। F बराबर होता है R/2। तो इस तरह से 50 है तो 50 का आधा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो आपका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान होता है। तो जब आपतन कोण और क्रांतिक कोण बराबर हो जाए तो उसी स्थिति में अपवर्तन कोण 180 डिग्री हो जाता है और आपका सही जवाब होगा 180 डिग्री यानी कि डी। नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर कि एक सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। आंख के लिए एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु होता है। तो निकट बिंदु उसको कहते हैं जहां तक आंख न्यूनतम दूरी को देख सके, और दूर बिंदु होता है जहां तक आंख अधिकतम दूरी को देख सके। तो दूर बिंदु 25 अनंत होता है। एक समान आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, अनंत। और निकट बिंदु यदि पूछा जाए तो आप 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। सवाल है सवाल नंबर 6, आंख पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता इनमें से कौन नियंत्रित करता है। तो इनमें से पुतली नियंत्रित करता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी, पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेत्रगोलक का व्यास होता है। नेत्रगोलक यानी कि आई बॉल का व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आपका सही जवाब हुआ बी, 2.3 सेंटीमीटर।
अगला सवाल है 8 नंबर कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक लेवल पर ऊर्जा के लिए इसी मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि जूल जो है वह काफ़ी छोटा मात्रक है और 36 लाख जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसे एक यूनिट भी बोलते हैं, इसे BOT बॉट यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, 36 लाख जूल। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 9, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक पावर का मात्रक वाट होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, वाट। सवाल आपके स्क्रीन पर है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो घरेलू जो विद्युत आपूर्ति होती है, घरों में बिजली का जो इस्तेमाल होता है, सप्लाई होती है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए आपका सही जवाब होगा 50 हर्ट्ज बी। सवाल आपके स्क्रीन पर है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में रखा जाता है और आमीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ बी, समानांतर क्रम में रखा जाता है। अगला सवाल 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, एम्पियर। बी, एम्पियर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा आप देखते हैं कि जब लाइन कटता है तो भी बिजली के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर स्टार्ट करते हैं कि चलो भाई लाइन कट गया, जनरेटर स्टार्ट करो, तो उससे भी बिजली मिल जाती है। तो इसको अंग्रेजी में जनरेटर और हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो युक्ति इस्तेमाल करते हैं वह है जनित्र, ए। अगला नंबर आपके स्क्रीन पर है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, इसलिए सही जवाब होगा इसका ए, बहुत कम। पर है आपके 15 नंबर कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति यानी विद्युत धारा को हम लोग किससे मेजर करते हैं, आमीटर से, इसलिए विद्युत धारा की उपस्थिति आमीटर बताएगा और इसका सही जवाब होगा सी, आमीटर। सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस तार से, भूत तार से, गर्म तार से, उदासीन तार से, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गर्म तार से, यानी कि लाइव तार में इसको जोड़ते हैं और इसका सही जवाब हो गया बी, गर्म तार। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं तथा 18 वर्ग हैं। तो यहाँ आवर्त पूछा जा रहा है, इसलिए सही जवाब होगा ए, 7। के स्क्रीन पर 18 नंबर सवाल दिखाई दे रहा है कि CO2 एक गैस है। बिल्कुल ये CO2 एक गैस है, लेकिन अब नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, उसमें हम लोगों को बताना है कि CO2 किस तरह का गैस है। तो CO2 अम्लीय गैस है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, अम्लीय। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि किसी अम्लीय विलयन का H+ सांद्रण होगा। तो अम्ल का H+ सांद्रण जो है वह 10⁻⁻7 से कम होता है। तो इसका सही जवाब हो गया बी, 10⁻⁷ से। नेक्स्ट सवाल नंबर 20, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम यानी कि हर आवर्त में जो आखिरी ग्रुप है 18 नंबर ग्रुप, उसके सदस्य जो है एक अक्रिय गैस होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, एक अक्रिय गैस। 21 नंबर में है कि CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, इसका मुख्य घटक, तो CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है, इसलिए सही जवाब हो गया ए। एथेनॉल कमरे के ताप पर होता है। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है ये बताना है। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अगला सवाल नंबर 24, CH3CH2OH या ये इथाइल अल्कोहल है, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो ये इथानॉल होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इथानॉल।
सवाल नंबर 25 है आपके सामने कि भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, एल्युमिनियम। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम धातु जो है वह काफी क्रियाशील है, इसलिए इसको खुला में नहीं छोड़ते हैं, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सोडियम धातु को केरोसिन के तेल यानी मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, तो सही जवाब हो गया ए। अगला सवाल, धातुओं की प्रकृति। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनात्मक बनाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। तो अगला सवाल है 28 नंबर कि विरंजक चूर्ण बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनता है बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें है कि जिप्सम का अणुसूत्र। तो जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 और यह है ए ऑप्शन में, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ए। आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर धोवन सोडा इनमें कौन है। तो धोवन सोडा का सूत्र आपको बताना है, यानी कि वॉशिंग सोडा का, ये होता है Na2CO3 10H2O, तो सही जवाब हो गया 10Na Na2CO3 10H2O। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा जिसमें निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपका बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, समीकरण Fe2CO3 + 2Al और इसे Al2O3 + 2Fe बन रहा है। कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है इसमें देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है वह आयरन को रिप्लेस कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। और ये भी जान लीजिए अधिक क्रियाशील धातु जो है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। चांदी की परमाणु संख्या, काफी सिंपल सा सवाल है। चांदी की परमाणु संख्या 47 होता है, इसलिए सही जवाब ए। ओजोन परत का क्षय करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो हम सभी जानते हैं कि ओजोन जो है ये एक गैस है जो वायुमंडल के ऊपरी परत में एक लेयर बना रहा है, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको यह अवशोषित कर लेता है और इस तरह से हमारे रक्षा करता है एक तरह से। तो ये एक सुरक्षा कवच भी कहलाता है। तो ये CFC के कारण इसमें भी क्षय हो रहा है और ओजोन परत में के लेयर में छेद हो रहा है। तो ओजोन परत का क्षय करने के लिए मुख्य रूप से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार है, तो इसका सही जवाब होगा सी। तो आइए इसका सही जवाब सी लिखते हैं। सवाल नंबर 35 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया सी, एक दिशी। 36 नंबर सवाल है मानव प्रजनन में, अगला सवाल, मानव प्रजनन में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार है। तो लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार है, ये हम सभी जानते हैं कि पुरुष जिम्मेवार होता है, और इसका सही जवाब होगा ए। अगला सवाल है 37 नंबर कि मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र में, यहाँ एवं नहीं होगा, मनुष्य के 23, ये एवं नहीं होगा यहाँ, मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की संख्या। तो अंतिम जोड़ा यानी एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वही लिंग गुणसूत्र कहलाता है, और इसका सही जवाब हो गया सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 38, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में प्रोटोजोआ के संक्रमण से जो बीमारी होती है उसका नाम है ल्यूकोरिया। तो सही जवाब हो गया आपका सी, ल्यूकोरिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग नहीं है। देखिए इसमें 4 है, इस 4 में एड्स है, गोनोरिया है और सिफिलिस है। ये तीनों यौन संचारित रोग हैं। एक टाइफाइड है जो यौन संचारित रोग नहीं है, तो सही जवाब हो गया आपका सी इसका। अगला सवाल सवाल नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है।
इसका सही जवाब हो गया बी, अग्न्याशय से होता है। अगला सवाल है 41 नंबर आपके स्क्रीन पर, फल पकाने वाला हार्मोन इनमें से कौन है? तो फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन है, इसलिए सही जवाब हो गया ए। अगला सवाल है 42, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है? तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है? इसका सही जवाब है एक्टोडर्म, ए होगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए, एक्टोडर्म। अगला सवाल नंबर 43, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो सही जवाब होगा पुंकेसर यानी सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो अंडाशय होता है। पराग कोश में क्या होता है? अंडाशय। सही जवाब बी। सवाल नंबर 45 है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो जीव की जीनी संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं और ये सही जवाब हो गया डी, जीनोटाइप। में लिंग गुणसूत्र कौन है? तो मानव में लिंग गुणसूत्र जो है पुरुष में XY है और महिला में XX है, इसलिए दोनों सही जवाब हो जाएगा इसका सी। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, XX पाया जाता है किसमें? स्त्री में। शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? जोड़ा में पूछा है तो 23 जोड़े लिखेंगे, सीधे पूछे तो कितना होता है गुणसूत्र? तो 46 यानी 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा, 23 जोड़े। का सवाल है 49 नंबर, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में है पौन। पौन ऊर्जा, पौन से भी ऊर्जा मिलती है, तो पौन। आज का अंतिम सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और इस तरह से हमारा आज का ये एक मॉडल सेट जो है वह कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और सब सब्जेक्ट के मॉडल सेट के लिए आप देखते रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देर नहीं करना है, नीचे कहीं लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तुरंत उसको टच करके सब्सक्राइब कर देना है और एक लाइक जरूर करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और कमेंट करके हमसे जुड़े रहना है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।